ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। तुर्किया 8.4 यानी 8.5 करोड़ की आबादी का मुल्क है और वहाँ 81 यानी 81 प्रोविंसेस हैं, जबकि हमारा पड़ोसी बिल्कुल साथ ही ईरान 9 करोड़ आबादी का मुल्क है और वहाँ पर 31 यानी 31 प्रोविंसेस हैं। और पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और सिर्फ इसका बोझ सिर्फ 4 सूबे उठाए हैं। वैसे तो दोनों पार्टीज जमहूरियत और डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पावर और बजट को लाहौर और कराची से नीचे आवाम तक ट्रांसफर करने देना ही नहीं चाहती। सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। खरीदा है भाई। लेकिन अगर ये डिवीजन लिंग्विस्टिक या एथनिक बुनियादों पर हुई, जैसे मुहाजिर वर्सेस सिंधी या पश्तून वर्सेस बलोच, या फिर नया सिराइकी सूबा सिर्फ और सिर्फ सिराइकी ज़ुबान की बेस पर, तो ये मुल्क में नए लिसानी दंगों और वायलेंस का पिंडोरा बॉक्स खोल देगा। एक IMF डिपेंडेंट इकोनॉमी में 30 नए सूबे बनाने का मतलब सिर्फ यही होगा कि 4 करप्ट कैपिटल्स के बजाय 30 नए करप्ट कैपिटल्स क्रिएट कर दिए जाएं। जब भी मैप पर लकीरें पब्लिक सर्विस के बजाय पॉलिटिकल पावर के लिए खींची जाती हैं तो नतीजा तबाही ही होता है। ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। प्राइम मिनिस्टर 14 घंटे काम करें या 18 घंटे, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये किसी ओपोजिशन लीडर का इल्ज़ाम नहीं है, ये मुल्क के फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर का खुलेआम कन्फेशन है। Shehbaz Sharif's government is facing a serious charge from his own interior minister, Mohsin Naqvi, who claims to have unearthed a scam of massive proportions. He says Pakistan's system of governance has completely collapsed. ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। है ये निज़ाम चलता रहा तो हम 10 साल बाद ही इन्हीं मसाइल पर बात कर रहे होंगे। सिस्टम को रीसेट किए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव की सतह पर जाना होगा, आप चाहें इसे सूबा कह लें या कुछ और। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इकोनॉमिक समिट का खिताब। 25 करोड़ की आबादी, सर पर अरबों डॉलर्स का कर्जा और हुक्मरान कहते हैं कि पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव इंजन क्रैश हो चुका है। और इस क्रैश का हल क्या पेश किया जा रहा है? पाकिस्तान के 30 सूबे बना दो, हर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट को एक अलग प्रोविंस डिक्लेयर कर दो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ कुछ अहम और चुभते हुए सवालात पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या 25 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 4 सूबे होना वाकई एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर है या असली मसला गवर्नेंस की नीयत का है? दूसरा सवाल ये कि क्या नए सूबे वाकई पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं, या ये 77 साल पुराना वही पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है जो पहले भी हम कई बार कर चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस मुल्क को मज़ीद सूबों में तकसीम करने से हमारी सोसाइटी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी आएगी या पाकिस्तान में मज़ीद डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे? तो ट्रूथ सीकर्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का एक रॉ, ऑनेस्ट और मल्टी डायमेंशनल जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन करेंगे, 1947 की तारीखी फैक्ट से लेकर 2026 की ग्राउंड रियलिटीज़ तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर हमें ये बताया जाता है कि आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के सिर्फ 2 हिस्से थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा तारीखी झूठ है? जी हाँ, 1947 में वेस्ट पाकिस्तान के अंदर 4 अलग प्रोविंसेस थे और 1 दर्जन से ज़्यादा सेमी ऑटोनोमस प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे बहावलपुर, खैरपुर और कल्लात वगैरह। तो फिर 2 यूनिट्स कब बने? बेसिकली 1955 में पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने एक 1 यूनिट स्कीम लॉन्च कर दी। तमाम वेस्टर्न प्रोविंसेस और स्टेट्स को ज़बरदस्ती ख़त्म करके एक मेगा प्रोविंस बना दिया गया, वेस्ट पाकिस्तान। तो व्यूअर्स, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि शायद ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए किया गया था। तो बिल्कुल नहीं। असल वजह ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगालीज की आबादी वेस्ट पाकिस्तान के तमाम सूबों से कई ज़्यादा थी। डेमोक्रेसी का सिंपल रूल यही था कि बंगाली पार्लियामेंट में मेजॉरिटी ले जाते। इस डेमोग्राफिक मेजॉरिटी को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न लीड ने प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी बनाया, यानी 50-50 सीट का एक फॉर्मूला। इसका नतीजा ये निकला कि सिंध, बलूचिस्तान और NWFP यानी आज का मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा, इन्होंने ये महसूस किया कि पंजाब उनकी पहचान निकल गया है और ईस्ट पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि उनका हक छीन लिया गया है। ये अननेचुरल जियोपॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट 1970 में टूट गया और 1971 में मुल्क 2 लख्त हो गया और बाकी सकूत ढाका का तो आपको पता ही है।
तो व्यूअर्स लेसन बहुत क्लियर था। जब भी मैप पर लकीरें पब्लिक सर्विस के बजाय पॉलिटिकल पावर के लिए खींची जाती हैं तो नतीजा तबाही ही होता है। लेकिन ट्रूथ सीकर्स मैप बदलने का भूत यहीं ख़त्म नहीं होता। 1980s में जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जस्टिस तंजीलुर रहमान की सरबराही में एक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने एक रेडिकल प्रपोजल दिया। मुल्क के 4 सूबे ख़त्म करो और 20 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स को नए सूबे बना दो। लॉजिक तो ये दी गई कि इससे एथनिक नेशनलिज्म ख़त्म होगी और मरकज़ यानी सेंटर मजबूत होगा। लेकिन पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक एलीट ने अपने किंगडम्स को बचाने के लिए इससे फाइल में ही बंद रहने दिया और इसकी कभी एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाई। फिर आते हैं मुल्क के आखिरी डिक्लेयर्ड डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ। 2001 में उन्होंने मैप तोड़े बगैर सिस्टम को ठीक करने का एक ज़बरदस्त मॉडल दिया, द नाजिम सिस्टम, मतलब डेवोल्यूशन ऑफ पावर, मतलब पावर को निचली सतह तक पहुंचाने की एक कोशिश। पहली बार चीफ मिनिस्टर्स और एमपीएस से बजट छीन कर सीधा डिस्ट्रिक्ट मेयर्स और नाजिम्स के हाथ में दे दिया गया। शहरों के फैसले लाहौर और कराची के सेक्रेटेरिएट्स के बजाय लोकल डिस्ट्रिक्ट्स में होने लगे। लेकिन 2008 में जैसे ही ये सो कॉल्ड सिविलियन पार्टीज वापस आती हैं तो उन्होंने पहला काम तो यही किया कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को जड़ से ही उखाड़ दिया और दफन कर दिया, क्योंकि कोई एमपी अपना फंड और थाने की सियासत छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2018, इमरान खान ने साउथ पंजाब सूबा बनाने का 100 डे प्रॉमिस किया। वजह तो बिल्कुल जायज़ थी कि पंजाब का टोटल बजट का एक बड़ा हिस्सा लाहौर और जीटी रोड के बेल्ट पर ही लग जाता है, जबकि साउथ पंजाब के ज़िले तरक्की के लिहाज से पीछे रह गए। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239(4) के तहत सूबा बनाने के लिए पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असम्बली में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। जाहिर सी बात है कि पीटीआई के पास इतने नंबर्स थे ही नहीं, इसलिए उन्होंने मुल्तान और बहावलपुर में साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाकर ही कंप्रोमाइज़ किया। अब सवाल ये है कि अगर ये सब पुरानी कहानी है तो मोहसिन नकवी और इस्टेब्लिशमेंट आज 2026 में अचानक नए सूबे और सिस्टम फेलियर की बात क्यों कर रहे हैं? तो व्यूअर्स, असल लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पैसे और इख्तियारात की है। 2010 में 18th अमेंडमेंट आई और नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC अवार्ड के तहत फेडरल रेवेन्यू का 57.5% हिस्सा सीधा सूबों के पास चला गया। आज हालत ये है कि इस्लामाबाद डेट्स और लोन्स के नीचे दबा हुआ है, जबकि प्रोविंशियल कैपिटल्स के पास खरबा खरब रुपए हैं कि जिनमें से 11 अरब रुपए के प्राइवेट जहाज़ खरीदे जाते हैं और फिर असम्बली में खड़े होकर बड़ी डटाई के साथ कह भी दिया जाता है कि हाँ भाई खरीदे हैं, जो करना है कर लो, खरीदा है भाई। तो व्यूअर्स, अब पॉलिटिकल रियलिटी को ज़रा देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नए सूबों की सख्त मुखालफत करती है। सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कराची या अर्बन सिंध अलग हो गया तो उनका रेवेन्यू इंजन छिन जाएगा और उनकी सियासत तो बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह जाएगी। पीवीपी इसे 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने की साजिश कहती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तकसीम इसलिए नहीं चाहती क्योंकि नेशनल असम्बली की 140+ जनरल सीट्स का बड़ा हिस्सा अनडिवाइडेड पंजाब से ही आता है। पंजाब PMLN का पॉलिटिकल फोर्ट्रेस है। जब साउथ पंजाब की बात हुई तो PMLN ने स्मार्टली बहावलपुर सूबे का मुतालबा सामने रख दिया ताकि ये मामला मज़ीद उलझ जाए। वैसे तो दोनों पार्टीज जमहूरियत और डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पावर और बजट को लाहौर और कराची से नीचे आवाम तक ट्रांसफ़र करने देना ही नहीं चाहती। तो ट्रूथ सीकर्स, दुनिया के स्टैंडर्ड से देखें तो पाकिस्तान वाकई एक स्ट्रेंज एनोमली है। तुर्किया 8.4 यानी 8.5 करोड़ की आबादी का मुल्क है और वहाँ 81 यानी 81 प्रोविंसेस हैं, जबकि हमारा पड़ोसी बिल्कुल साथ ही ईरान 9 करोड़ आबादी का मुल्क है और वहाँ पर 31 यानी 31 प्रोविंसेस हैं। और पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और सिर्फ इसका बोझ सिर्फ 4 सूबे उठाएं। अकेला पंजाब आबादी के हिसाब से 12 करोड़ से बड़ा है, यानी जर्मनी और यूके से भी बड़ा। क्या कोयटा में बैठकर पूरे बलूचिस्तान के 44% लैंड एरिया को गवर्न किया जा सकता है? लॉजिकली मेरा तो नहीं ख्याल कि इनको गवर्न किया जा सकता है। लेकिन क्या छोटे सूबे हर मसले का हल हैं? इंडिया की मिसाल लें तो सन 2000 में इंडिया ने 3 नई स्टेट्स बनाई, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड की रियासतें।
उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तो डेडिकेटेड कैपिटल बनने से ग्रोथ रेट में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ, लेकिन झारखंड मिनरल्स से भरपूर होने के बावजूद करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाइस फेल हो गया। सबक बहुत साफ है कि मैप छोटा करने से गवर्नेंस ऑटोमेटिकली ठीक नहीं हो जाती। ये तभी बेहतर होती है कि जब गवर्निंग बॉडीज सच में अपनी आवाम का सोचना शुरू कर दें। अगर पाकिस्तान में नए सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर बनाए जाएं तो ये पंजाब हेजेमनी के तासुर को ख़त्म करके जेन्युइन यूनिटी इन डाइवर्सिटी शायद ला भी सकते हैं। लेकिन अगर ये डिवीजन लिंग्विस्टिक या एथनिक बुनियादों पर हुई, जैसे मुहाजिर वर्सेस सिंधी या पश्तून वर्सेस बलोच, या फिर नया सिराइकी सूबा सिर्फ और सिर्फ सिराइकी ज़ुबान की बेस पर, तो ये मुल्क में नए लिसानी दंगों और वायलेंस का पिंडोरा बॉक्स खोल देगा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि क्या 30 सूबे पाकिस्तान को बचा सकते हैं? तो ट्रूथ सीकर्स, मेरे एनालिसिस के मुताबिक तो शायद नहीं, एटलीस्ट अभी नहीं, क्योंकि एक नया सूबा बनाने का मतलब है कि एक नया गवर्नर हाउस, एक नई प्रोविंशियल असम्बली, नया हाई कोर्ट और हज़ारों अफसरों का नया प्रोटोकॉल। एक सिंगल सूबा बनाने की कॉस्ट अरबों रुपए है। एक IMF डिपेंडेंट इकोनॉमी में 30 नए सूबे बनाने का मतलब सिर्फ यही होगा कि 4 करप्ट कैपिटल्स के बजाय 30 नए करप्ट कैपिटल्स क्रिएट कर दिए जाए। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान को किसी नए टॉप डाउन ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को अगर ज़रूरत है तो एक ऑर्गेनिक चेंज की है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 140A बहुत क्लियरली कहता है कि हर प्रोविंस को लोकल गवर्नमेंट्स तक पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स डिवॉल्व करना होगी, यानी उन लोकल गवर्नमेंट्स तक पावर पहुंचाना होगी, यानी नीचे तक पावर पहुंचाना होगी। मेरे ख्याल में इसका असल सोल्यूशन यही है कि पहले हर ज़िले में रेगुलर बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाए जाएं। बजट और पावर को लाहौर, कराची, पेशावर या कोयटा के CM सेक्रेटरीट के बजाय लोकल मेयर और यूनियन काउंसिल चेयरमैन के पास होना चाहिए। जब लोकल डेमोक्रेसी मैच्योर हो जाए तब डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स को ऑर्गेनिकली प्रोविंसेस का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि मैप पर लकीरें खींचने से सिस्टम नहीं बदलता। सिस्टम तभी बदलता है कि जब पावर इलीट के हाथ से निकलकर आम शहरी के दरवाजे तक पहुंचती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान में फ़ौरन नए एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने चाहिए या पहले लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर अगली ही किसी ऐसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।